Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to say salam to Madam Miss Anam Durani and all my classmates. आज हमारा पहला ग्रुप है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स की प्रेजेंटेशन का पहली प्रेजेंटेशन हमारी है। इसमें हमें जो टॉपिक मिला था वो मिला था क्रॉस सेक्शनल रेशो एनालिसिस का। इसमें हमने सीमेंट इंडस्ट्री की दो जो रिनाउंड कंपनीज़ हैं उनका डाटा हमने लिया है 2018 और 2019 का। उसमें एक कंपनी है मैसर्स डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड और दूसरी है मैसर्स मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। इनका डाटा हमने लिया है और इसका जो है ना क्या कहते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करेंगे, रेशो एनालिसिस करेंगे और उनका कंपैरिजन देखेंगे कि जी किसकी जो है ना रेशोज़ जो है ना वो बेहतर हैं और किसकी जो है ना वो लोएस्ट हैं या दूसरे नंबर पे हैं। तो मेरे ग्रुप में जो है ना 5 हम मेंबर्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद मगफूर अनवर है। मेरे साथ दूसरे मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं सबूर अली हैं, इकरा बानो हैं, कैसर महमूद हैं और इफ्तिखार अहमद हैं। तो हर एक का पोर्शन हमने सेग्रीगेट करके दे दिया है। जो मेरा पोर्शन है वो ये है कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ रेशो एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डीजी खान सीमेंट कंपनी एंड मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। मैं कंप्लीट जो है ना वो एनालिसिस करूँगा कि जो है ना ओवरव्यू दूंगा आपको कि जी रेशो एनालिसिस होता क्यों है, क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, रेशो एनालिसिस क्यों किया जाता है, कौन कौन से रेशो एनालिसिस किए जा सकते हैं, कौन कौन सी रेशोज़ हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है, ये कंप्लीट मैं ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद मैं जो दोनों हमारी कंपनीज़ हैं इनके जो है ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनका थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। उसके बाद इन कंपनियों के जो रेशोज़ हैं, इन कंपनियों से रिलेटेड जो रेशो हैं वो ब्रीफ करेंगे मेरे कलीग्स। पहले नंबर पे जो सबूर हैं वो ब्रीफ करेंगे लिक्विडिटी रेशोज़, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ना इकरा बानो करेंगी एक्टिविटी रेशोज़। फिर कैसर महबूद जो है ना वो डेट सॉल्वेंसी रेशोज़ को प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद इफ्तिखार अहमद जो है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो है ना वो प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेशो एनालिसिस होता क्या है। रेशो एनालिसिस की डेफिनेशन है द इंफॉर्मेशन कंटेंड इन द 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंस टू वेराइटी ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़। यहाँ पे हमने नोट करना है कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन सी हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। हु रेगुलरली नीड टू हैव रिलेटिव मेजर्स ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस। ये इंटरेस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो कंपनी के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व भी कर रही होती हैं और कंटिन्यूस मेजर ले रही होती हैं कि इनको जो है ना क्या कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर किया जा सके। इसमें जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है इसमें रिलेटिव जो है, रिलेटिव इज़ द की वर्ड हेयर बिकॉज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ रेशोज़ और रिलेटिव वैल्यूज़। और रिलेटिव वैल्यूज़ जो उन रेशोज़ को कैलकुलेट करती हैं उसके ऊपर ये बेस कर रहा होता है ये सारा जो एनालिसिस है। ठीक है। रेशो एनालिसिस इन्वॉल्व्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल रेशोज़ टू एनालाइज एंड मॉनिटर फर्म्स परफॉर्मेंस। रेशो एनालिसिस के ज़रिए ही हम जो है ना एक फ़र्म की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं और उसकी जो है ना बेस के ऊपर हम जो है ना क्या कहते हैं फर्दर अपनी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो कर सकते हैं। तो जो रेशो एनालिसिस की जो बेसिक जो इनपुट्स होती हैं ना उसमें दो जो है ना वो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है फर्म्स इनकम स्टेटमेंट और एक होती है फर्म्स बैलेंस शीट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जनाब जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो कौन हैं, उन्हें क्या मसला है कि जी वो कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करते रहें और उसके लिए कंटिन्यूस मेजर लेते रहें। जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं ना उनमें पहले नंबर पे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि वो उनके ओनर होते हैं। उनका तो ही तो सारा स्टेक होता है उसमें कि जी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ठीक है ना, लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, प्रॉफिट को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। ओनर होते हैं, ओनर का ही मेन स्टेक होता है। दूसरे नंबर पर होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी इसमें जो है ना वो एक स्टेक होल्डर हैं, वो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि जी हमने क्रेडिट पे अगर इनको कोई जी जो है ना फाइनेंस करना है या कोई मटेरियल प्रोवाइड करना है तो क्या इस कंपनी के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो जो है ना वो हमें रिटर्न बैक भी कर सके कि ना कर सके, ठीक है ना। वो सारा उन्होंने फिर उसकी बेस के ऊपर, इस एनालिसिस की बेस के ऊपर उन्होंने भी अपनी जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि वो अपने टर्म्स जो है ना इस कंपनी के साथ वो इस्टेब्लिश करें, कंटिन्यू करें या उनको जो है ना लेफ्ट कर दें।
तीसरे नंबर पे फर्म्स ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको जो है ना क्या कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाए, तो परफॉर्मेंस भी इसमें स्टेक होल्डर है। जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी उसमें 3 इंटरेस्टेड पार्टीज़ अभी मैंने बयान की हैं, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड फर्म्स ऑन मैनेजमेंट। अच्छा, बोथ current and prospective shareholders are interested in firms current future and level of risk and return, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही मेन जो है ना उनके ओनर्स होते हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स, उनका बेसिक करंट और जो प्रोस्पेक्टिव जो हो सकते हैं जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, फ्यूचर जो उसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उनका भी इसमें कंसर्न होता है कि जी इस कंपनी का रेशो एनालिसिस क्या कहता है, इसकी परफॉर्मेंस क्या कहती है, इसके तहत हमें कितना रिस्क हो सकता है हम अगर इसमें इन्वेस्ट करें, और कितना हमें इसके ऊपर रिटर्न हमें मिल सकता है, चांसेस क्या हैं, वो सारा चीज़ें जो है ना उन्हें क्लियर पिक्चर जो है ना वो रेशो एनालिसिस बताता है। ठीक है ना, कैरेक्टर का भी मैं बता चुका हूँ और मैनेजमेंट का भी मैं आपको बयान कर चुका हूँ। अब उसमें जो है ना टाइप्स ऑफ रेशो कंपैरिजंस के जो रेशो कंपैरिजंस है ना उनकी टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो बेसिकली हर किसी भी रेशो एनालिसिस के जो है ना क्या कहते हैं उसमें कंपैरिजन में जो 2 बेसिक क्वेश्चन है ना वो किए जाते हैं कि इसमें जो है ना क्या कहते हैं जो रेशोज़ हैं, इज़ इट टू हाई और टू लो, इज़ इट गुड और बैड, ठीक है ना। ये 2 उसके मेजर क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर रेशो एनालिसिस से हमें मिलता है। 2 किस्म के जो है ना वो रेशो एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शनल रेशो एनालिसिस और दूसरा होता है टाइम सीरीज रेशो एनालिसिस, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल रेशो एनालिसिस को देख लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल रेशो एनालिसिस क्या कहता है। क्रॉस सेक्शनल रेशो एनालिसिस इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फर्म्स फाइनेंशियल रेशोज एट द सेम पॉइंट। उसमें यह है कि जी एक ही इंडस्ट्री की जो मुख्तलिफ, जैसे एक सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी कोई दो कंपनियां ले लें, शुगर इंडस्ट्री है उसकी कोई 2 कंपनियां ले लें, बैंकिंग इंडस्ट्री है उसकी कोई 2 कंपनियां ले लें, तो उनका सेम टाइम पीरियड में फ़र्ज़ किया, जैसे हमने यहाँ पे लिया है सीमेंट इंडस्ट्री है एक मेन, उसकी 2 कंपनियाँ हैं, DG खान सीमेंट कंपनी और मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, इनका दोनों का सेम पीरियड होना चाहिए। जैसे हमने 2017-18 और 2018-19 का डाटा लिया है इनका दोनों का, तो उनको फिर कंपेयर करना जो है ना वो आपस में आसान होता है कि जी इस पीरियड ऑफ टाइम में इस कंपनी की रेशो, ये वाली रेशो क्या कहती थी और दूसरे वाली रेशो जो है ना वो क्या कहते हैं, दूसरी कंपनी की सेम रेशो जो है ना उसकी रेटिंग्स क्या थी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये है कि दिस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेशो एनालिसिस कॉल्ड बेंचमार्किंग हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इससे जो है ना क्लियर कट पिक्चर जो है ना वो जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती है ना उनको मिल रही होती है। बेंचमार्किंग क्या चीज़ है? Benchmarking is a type of cross-sectional analysis in which firms' ratio values are compared to those of a key competitors or group of competitors that it wish to emulate, ठीक है ना। कि जैसे सीमेंट फैक्ट्री का जो कंपटीटर है वो सीमेंट इंडस्ट्री में ही होगा, शुगर इंडस्ट्री का अगर कोई कंपटीटर है तो वो शुगर इंडस्ट्री में होगा, बैंक इंडस्ट्री का अगर कोई कंपटीटर है तो बैंक इंडस्ट्रीज में होगा। तो उनको ओवरकम करने के लिए, अपनी जो क्या कहते हैं कंपटीटर को अंडरमाइन करने के लिए या उससे सुपेरियरिटी हासिल करने के लिए, वो जो है ना क्या कहते हैं वो रेशो क्रॉस सेक्शनल रेशो एनालिसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरे नंबर पर जो हमारा रेशो एनालिसिस है उसे कहते हैं टाइम सीरीज रेशो एनालिसिस। टाइम सीरीज रेशो एनालिसिस इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम, कंपैरिजन ऑफ करंट टू पास्ट परफॉर्मेंस यूजिंग रेशियोज इनेबल्स एनालिस्ट टू असेस द फर्म्स प्रोग्रेस। Developing trends can be seen by using multi-year comparisons. Any significant year-to-year changes may be symptomatic of a problem, especially if the same trend is not industry-wide phenomenon. उसमें ये कहता है कि जो टाइम सीरीज एनालिसिस है ना, इसमें एक ही कंपनी का ना ओवर द ईयर ऑलमोस्ट 5-1 साल का जो है ना वो डाटा लिया जाता है, और उसको जो है ना उसी डाटे को ईयर टू ईयर जो चेंज है ना उसको जो है ना एनालिसिस किया जाता है कि जी जो है ना क्या कहते हैं एनालाइज किया जाता है कि जी 2017 में उस जो है वो सेल्स की क्या पोजीशन थी, 2018 में सेल्स की क्या पोजीशन थी, 2019 में सेल्स की क्या पोजीशन थी, 2016 में सेल्स की क्या पोजीशन थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो रेटिंग्स थी वो इन 5 सालों में क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट की क्या थी, अच्छा उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं इक्विटी की क्या थी, लायबिलिटीज़ की क्या थी, अच्छा उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की क्या थी, नेट प्रॉफिट की क्या थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की क्या थी। ये सारी जो है ना उसी एक कंपनी का जो कंपैरिजन है ना वो ओवर द ईयर मुख्तलिफ सालों के साथ होता है। डाटा उसी कंपनी का होता है लेकिन साल जो है ना वो 5-1 साल तक होता है, उसको जो है ना वो किया जाता है। अब पहले हम देख लेते हैं कि जी
कैटेगरीज ऑफ रेशोज़ कौन सी होती हैं? कैटेगरीज ऑफ रेशोज़ में सबसे पहले है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, वर्ड लिक्विडिटी से क्या मुराद है? द लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म इज मेजर्ड बाई इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे कम ड्यू। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जी कंपनी के पास कितना कैश या कन्वर्टेबल टू कैश जो एसेट्स हैं जो इजीली कन्वर्ट हो जाएं विद इन शॉर्ट नोटिस, कि अपने वो शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे जो क्रेडिटर्स हैं जो उनको जो है ना वो शॉर्ट टर्म पे उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं और कितनी जल्दी उनकी जो है ना वो पेमेंट की जा सकती है। बिकॉज ए कॉमन precursor, the financial distress and bankruptcy is low or declining liquidity. These ratios can provide early sign of cash flow problems and implementing and amending business failure. Clearly, it is desirable that a firm is able to pay its bills, so having enough liquidity for day-to operations is important. Day-to-day operations के लिए इतना हमारे पास कैश मौजूद होना चाहिए कि जो है ना हम उनकी जो है ना क्रेडिटर को भी मीट कर सकें, उनके मामलात, उनके बिल्स की पेमेंट भी कर सकें और उनके शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस हैं ना उनको सेटल किया जा सके. However, liquid assets like cash held at bank and marketable securities do not earn a particularly high rate of return. So shareholder will not want the firm to over invest its liquidity. तो उसमें जो है ना क्या कहते हैं, चूंकि ये पैसा जो मेजॉरिटी तौर पे कैश एंड हैंड तो हमारे पास होता नहीं है, बैंक में ही रखा होता है, तो बैंक पे ऊपर जो उनको रिटर्न मिल रहा होता है ना वो प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट की सूरत में मिल रहा होता है, ठीक है ना, डेली प्रोडक्ट की बेस पे मिनिमम रेट मिल रहा होता है. अगर 1 ईयर इन्वेस्टमेंट या मोर देन 1 ईयर इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई रेट अगर 10% के हिसाब से मिल रहा है उनको रेट ऑफ रिटर्न, तो जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है या PLS अकाउंट में पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता, PLS अकाउंट में जो उसका रिटर्न मिल रहा होता है वो बहुत ही कम मिल रहा होता है, 3% 4% के मुताबिक मिल रहा होता है. तो इसलिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका ये कंसर्न भी होता है कि जी इतनी लिक्विडिटी हमारे पास मौजूद है जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को जो है ना वो हम जो है ना कर सकें और ज़्यादा हमें कैश में या लिक्विड फॉर्म में जो है ना हमारे एसेट्स नहीं होने चाहिए ताकि हमें जो है ना उन पे रिटर्न में हमारे जो है ना वो कमी ना आ सके और रिटर्न भी हमें जो है ना वो ज़्यादातर हमें मिल सके, ठीक है ना. उसके बाद इसमें जो है ना क्या कहते हैं, जो लिक्विडिटी रेशो है इसकी दो अकसाम है, दो जो है ना टाइप्स हैं. पहली है करंट रेशो और दूसरी है क्विक रेशो. करंट रेशो क्या चीज़ है? Current ratio, one of the most commonly cited financial ratio measures the firm's ability to meet short-term obligations. वही जो पहले हमने बताया कि जी शॉर्ट टर्म obligations को मीट करने के लिए जो है ना लिक्विडिटी रेशोज इस्तेमाल होती हैं, उसमें एक पार्ट जो है ना वो करंट रेशो है. करंट रेशो इज ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी कैलकुलेटिंग बाई फर्म्स डिवाइडिंग बाई फर्म्स एसेट्स बाई इट्स करंट लायबिलिटीज़. तो उसको जो इसको कैसे ड्राइव किया जाता है, करंट जो एसेट्स हैं कंपनी को उसको जो है ना करंट लायबिलिटीज़ पे डिवाइड करके जो है ना वो रेशो निकाली जा सकती है. ए हायर करंट रेशो इंडिकेट्स ग्रेटर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी. जितना ज़्यादा आपकी करंट रेशो होगी इसका मतलब है उतना आपके पास लिक्विड एसेट्स जो है ना वो मौजूद हैं, इतना आपके पास कैश या कन्वर्टेबल टू कैश एसेट्स जो है ना वो मौजूद हैं. हाउ मच लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म नीड्स डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना. आपको कितनी चाहिए लिक्विडिटी, आपके पास कितनी हो चाहिए, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पे जो है ना मुनसर होती है, इंक्लूडिंग उसमें क्या चीज़ शामिल है, फर्म्स का साइज़ के कितना साइज़ है, उसके साइज़ के मुताबिक उसके क्रेडिटर्स का जो है ना वो मुतय्यन हो सकेगा कि जी कितने उसके क्रेडिटर्स हो सकेंगे. अच्छा, एक्सेस टू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज लाइक बैंक क्रेडिट लाइंस एंड वोलेटिलिटी ऑफ स्पेस. और बिजनेस में चेंजेस किस तरह की आ रही हैं, ठीक है ना, आया बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं जिसमें हमें जो है ना लिक्विड कैश की ज़रूरत होती है, क्रेडिटर के पास बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फैक्टर्स जो है ना इसकी जो है ना लिक्विडिटी रेशोज़ के ऊपर जो है ना इफेक्ट कर रहे होते हैं. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, एक ग्रॉसरी स्टोर हुज रेवेन्यू आर रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल may not need as much liquidity as a manufacturing firm who faces sudden and unexpected shifts in the demand for its products. ग्रॉसरी स्टोर है, उन्हें पता है कि जी हमारा जो ग्रॉसरी स्टोर है क्योंकि उसमें FMCG होते हैं, फास्ट जो है ना क्या कहते हैं FMCG गुड्स होती हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फास्ट मूविंग से कंज्यूमर गुड्स होती हैं, ठीक है. उन्हें पता होती है कि हमारी डिमांड कितनी है और उसके लिए हमें लिक्विडिटी जो है ना वो कितनी हमें रखनी पड़ेगी. लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है ना, कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी जो है ना जो लिक्विडिटी होती है वो वेरी कर रही होती है उसकी डिमांड की. उसके अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उससे फिर उसकी जो है ना वो जो लिक्विडिटी जो है ना वो इफेक्ट कर रही होती है. द मोर प्रेडिक्टेबल फर्म्स कैश फ्लो द लोअर द एक्सेप्टेबल करंट रेशो. जितना प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो होगा फर्म का उसकी जो लिक्विडिटी रेशो होगी उतनी कम होगी, वो कम ही लिक्विड कैश अपने पास रखेगा. दूसरी होती है क्विक रेशो,
ठीक है ना, इसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। ये भी इसको मजीद अगर लिक्विडिटी रेशो को, पहले तो करंट रेशो आ गया, और उसको अगर मजीद भी रिफाइन करना है आपने, आप कहते हैं कि जी उसमें से ऐसे आपके पास जो है ना वो कन्वर्ट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश एसेट्स होने चाहिए जिसमें ज़रा सा भी टाइम ना लगे, तो उसमें से ना इन्वेंट्री को जो है ना वो माइनस कर दिया जाता है। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्योंकि इन्वेंट्री जो है ना वो आपकी 3 किस्म की होती है, आपको पहले भी पता होगा, मैम ने भी हमें पढ़ाया था। इन्वेंट्री एक होती है रॉ मटेरियल की सूरत में, एक होती है सेमी फिनिश्ड गुड्स की सूरत में जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कहते हैं, और एक होती है फिनिश्ड गुड्स की सूरत में, ठीक है ना। फिनिश्ड गुड्स वाली इन्वेंट्री जो है उसको भी सेल आउट होने में या मार्केट में जाने में या कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता होता है। तो उसको मजीद रिफाइन करने के लिए जो है ना वो जो है ना क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो जो है ना वो किया जाता है, रेशो एनालिसिस किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि जो इन्वेंट्री को भी निकाल लें तो फिर इसके पास अगर आज ही उसे अगर किसी को पे करना है, अपने क्रेडिटर को सेटल करना है, तो उसके पास इतना लिक्विड कैश है कि उसको वो सेटल कर सके या नहीं कर सके, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे जो हमारी कैटेगरी है रेशोज़ की उसे कहते हैं एक्टिविटी रेशोज़। एक्टिविटी रेशोज़ जो है ना क्या कहते हैं, दूसरे नंबर पे हमारी जो कैटेगरी है वो है एक्टिविटी रेशोज़। एक्टिविटी रेशोज़ होती क्या हैं? एक्टिविटी रेशोज़ मेजर द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश फ्लोज और आउटफ्लोज, कैश और सेल्स और आउटफ्लोज. In a sense, activity ratios measure how efficiently a firm operates along a variety of dimensions such as inventory management, disbursement, collections. ठीक है ना. A number of ratios are available for measuring the activity of most important current accounts, which includes inventory, account receivable और accounts payable. ठीक है ना. तो इन सब के जो है ना क्या कहते हैं, इनके जो है ना मॉनिटर किया जाता है कि अकाउंट्स पेमेंट आप जो है ना वो कितने दिनों में कर रहे हैं, आपके पेएबल कितने दिनों में सेटल हो रहे हैं, ठीक है ना. आपकी जो कलेक्शन है, जो आपने क्रेडिट पे चीज़ें अपने कस्टमर्स को दी हुई हैं, वो कितने दिन में, आपका कलेक्शन पीरियड आपका क्या कहता है, आपका पेमेंट पीरियड क्या कहता है, आपकी जो इन्वेंट्री टर्नओवर है, ठीक है ना, वो आपका क्या कहती है कि कितनी आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है. तो उसमें जो है ना क्या कहते हैं, ये सारा जो है ना आपको इन्वेंट्री एक्टिविटी रेशोज़ बताती हैं. सबसे पहले जो एक्टिविटी रेशोज़ का पहला पार्ट है वो कहते हैं इन्वेंट्री turnover ratio. Inventory turnover ratio commonly measures the activity or liquidity of a firm's inventory. कि वो इन्वेंट्री जो है ना क्या कहते हैं वो कितनी लिक्विड है. The resulting turnover is meaningful only when it is compared with that of other firms in the same industry or to the firm's past inventory. उससे आप जो है ना फर्म की पास्ट जो इन्वेंट्री रेटिंग्स हैं उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, या इसी इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनीज हैं, ठीक है ना, उनकी इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ भी इसको कंपेयर किया जा सकता है. एन इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 20 वुड नॉट बी यूजफुल फॉर ए ग्रोसरी स्टोर, ठीक है ना, हुज गुड्स आर हाईली पेरिशेबल एंड मस्ट बी सोल्ड क्विकली, ठीक है ना. उसमें ये होता है कि जी आपकी जो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है कि इन्वेंट्री आपकी कितनी जल्दी जो है ना वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना. इसलिए उसने मिसाल दी है, इसमें मिसाल मैंने दी है आपको ग्रॉसरी स्टोर की, कि ग्रॉसरी स्टोर की अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 20 जो है ना क्या कहते हैं हो तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी जो है ना ज़्यादातर जो अशिया होती है ना पेरिशेबल होती हैं, जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं, FMCG गुड्स होती हैं उसकी, ठीक है ना. तो उसमें जो है ना क्या कहते हैं उनको जल्द से जल्द बेचना ही लाजमी होता है, क्योंकि उनको जल्द से जल्द जो है ना वो कैश में कन्वर्ट करना जो है ना वो बेहतर होता है. लेकिन अगर जैसे एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट की अगर इससे 4 टाइम ज़्यादा भी हो जाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो उसमें गलने सड़ने वाला तो कोई मामला नहीं है, इन्वेंट्री तो आपकी ख़राब नहीं होगी उसमें, ठीक है ना. वो थोड़ा लेट भी अगर हो जाए उसमें जो है ना क्या कहते हैं कन्वर्ट हो जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना. इसमें जो है ना एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कॉमनली मेजर्स हाउ मैनी डेज ऑफ इन्वेंट्री द फर्म हैज़ ऑन हैंड, ठीक है ना. कि उसमें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आपको बताती है कि जी आपके जो है ना कि इन्वेंट्री कितने दिनों तक आपके पास मौजूद रही है और कितने दिन लगे हैं उसे जो है ना वो कैश में कन्वर्ट होने में. एवरेज नंबर ऑफ डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, इसको अगर वन लाइनर इसकी डेफिनेशन देखी जाए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की, तो उसका ये है एवरेज नंबर ऑफ डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, ठीक है ना, कि जी कितने दिन में उसको जो है ना वो कन्वर्ट किया जा सकता है. दूसरे नंबर पे है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड. एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज एज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल भी इसको कहा जाता है. इज़ यूजफुल इन इवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज, कि जो आपकी कलेक्शन पॉलिसीज है इसको वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ठीक है ना, कि आपके क्रेडिट टर्म्स जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसे हैं. इट इज़ अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द एवरेज डेली सेल्स इनटू द अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है ना.
अकाउंट्स रिसीवेबल को एवरेज पर सेल्स पर डे पे डिवाइड करके ना इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड को लिया जा सकता है। अब जो एवरेज सेल्स पर डे है उसको कैसे लिया जाएगा? एवरेज सेल्स पर डे जो है ना उसको डिवाइड किया जाता है ईयरली सेल होती है, इनकम स्टेटमेंट में आती है सेल्स का जो पोर्शन होता है, तो इनकम स्टेटमेंट में से सेल्स का आप जो फिगर है उसको उठा के 365 पे डिवाइड करेंगे तो पर डे आपकी जो है ना वो सेल्स जो है ना वो निकल आएगी। द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू कलेक्ट अकाउंट रिसीवेबल, अगर इसका वन लाइनर डेफिनेशन देखी जाए एवरेज कलेक्शन पीरियड्स की तो वो है द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू कलेक्ट अकाउंट रिसीवेबल। द कलेक्शन पीरियड इज मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू फर्म्स क्रेडिट टर्म्स, कि आपकी क्रेडिट टर्म्स कैसी हैं उस पर वो बेस कर रहा होता है, ठीक है ना। अगर एक कंपनी 30 दिन की क्रेडिट टर्म्स हैं उसके साथ क्या कहते हैं कस्टमर के साथ, और उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 30 दिनों से ज़्यादा का है, ठीक है ना, तो उसे बैडली मैनेज या पुअरली मैनेज अकाउंट रिसीवेबल कहा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी 30 दिन की टर्म्स थी और अगर वो 35 दिनों में, 40 दिनों में, 60 दिनों में वो उसकी कलेक्शन होती है तो उसका मतलब है कि उसका कलेक्शन डिपार्टमेंट जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर इसी तरह अगर उसकी जो टर्म्स हैं क्रेडिट टर्म्स जो हैं वो 60 डेज़ की हैं कि 60 दिन में उसने अपने कस्टमर से जो है ना वो पेमेंट लेनी है, और 60 दिन से कम पीरियड में अगर 30 दिन में वो उसको रिकवर कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि उसका कलेक्शन पीरियड जो डिपार्टमेंट है वो इफेक्टिवली जो है ना उसको मॉनिटर कर रहा है और इफेक्टिवली जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है तीसरे नंबर पे जो एक्टिविटी रेशियो है उसे कहते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड जैसे वो जो है ना क्या कहते हैं कलेक्शन पीरियड था जो फर्म ने अपने कस्टमर्स को दिए हुए थे क्रेडिट, उसकी जो रिकवरी पे था, अब ये है जो फर्म ने अपने क्रेडिटर से लिए हुए हैं उनकी पेमेंट से रिलेटेड जो है ना इसे कहा जाता है। द एवरेज पेमेंट पीरियड आर एवरेज रेट ऑफ एवरेज एज ऑफ अकाउंट्स पेबल इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज अकाउंट एवरेज कलेक्शन पीरियड, जैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है वैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। उसमें सेल्स होती है, इसमें परचेजेस होती है, उसमें अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, इसमें अकाउंट्स पेएबल होता है। तो इसका अगर वन लाइनर डेफिनेशन इसकी देखी जाए एवरेज कलेक्शन एवरेज पेमेंट पीरियड की तो वो है द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू पे अकाउंट्स पेएबल। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जी एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम आपकी क्या है जिसमें आप अपने क्रेडिटर्स को सेटल करते हैं। अच्छा, इसमें एक डिफिकल्टी होती है क्योंकि सेल्स की तो फिगर गिवन होती है हमें, लेकिन परचेजेस की फिगर जो है ना वो इनकम स्टेटमेंट में हमें गिवन नहीं होती, ठीक है ना। तो जो है ना क्या कहते हैं तो अमूमी तौर पे परचेज आर एस्टिमेटेड एज गिवन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में दी होती है तो उसको जो है ना वो परसेंटेज के तौर पे लिया जाता है कि जी जो परचेजेस होंगी जो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 70% है, 60% है, 80% है, 50% है, ये हो गया, ठीक है ना। अब उसमें फिर उसको जो है ना वो फिगर आपके पास आ गई परचेजेस की, ठीक है ना। अब उसको आपने जो है ना क्या कहते हैं पर डे परचेज निकालना है, तो जो परचेज की फिगर आएगी उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो आपको पर डे जो है ना वो परचेजेस आ जाएगी। अकाउंट्स पेबल को पर जो उससे जो है ना क्या कहते हैं परचेजेस से जो है ना आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज जो है ना वो पेमेंट पीरियड आ जाता है, ठीक है ना। तो एवरेज पेमेंट पीरियड इज़ मीनिंगफुल इन रिलेशन टू, वही फिर इसमें रिपीट हो रही है बात कि वो ये एवरेज पेमेंट पीरियड भी आपकी जो क्रेडिट टर्म्स है ना आपके क्रेडिटर्स के साथ उसके ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है ना। और उसमें ये है कि इफ़ अ कंपनी सप्लायर्स हैव एक्सटेंडेड ऑन एवरेज 30-day क्रेडिट टर्म्स एंड इट टेक्स मोर दैन 30 days टू सेटल इट्स क्रेडिटर्स एंड एनालिस्ट गिव द कंपनी ए लो क्रेडिट रेटिंग बिकॉज इट वाज टेकिंग टू लॉन्ग टू पे द बिल्स, ठीक है ना। उसमें जो एनालिस्ट होता है वो ये देखता है कि जी अगर इसने 30 दिन के इसके क्रेडिट टर्म से और ये 40 दिनों में अपनी पेमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी जो पेमेंट के जो मामलात हैं वो पेमेंट हिस्ट्री इसकी ठीक नहीं है, अपने क्रेडिटर्स को ये तंग करता है और टाइम पे उसे जो है ना वो पेमेंट्स नहीं करता और उन्हें परेशान करता है और इसका पेमेंट पीरियड जो है ना वो जो है ना क्या कहते हैं वो यही उसको इंडिकेट कर रहा होता है। लेकिन जो प्रॉस्पेक्टिव जो लेंडर्स होते हैं और सप्लायर्स होते हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टी के तौर पर इसको देख रहे होते हैं कि जी उनको जो इसके जो कंपनी के पेमेंट पैटर्न्स हैं बिल पेमेंट पैटर्न्स वो क्या स्टेट करते हैं, वो कहाँ से पता चलेगा हमें, वो हमें पता चलता है एवरेज पेमेंट पीरियड से, ठीक है ना। एक्टिविटी रेशियोज में लास्ट पे है टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर क्या होता है? द टोटल एसेट टर्नओवर इंडिकेट्स द एफिशिएंसी विद विच द फर्म इज यूज्ड एसेट्स टू जनरेट सेल्स, कि आपके तमाम एसेट्स जो है ना वो मिल के कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं,
ठीक है ना। ये टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का जो है ना क्या कहते हैं वो ये है। अब टोटल एसेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल सेल्स बाय टोटल एसेट्स। टोटल सेल्स इनकम स्टेटमेंट से ले लें, टोटल एसेट्स जो है ना वो आपको बैलेंस शीट्स में से मिल जाएंगे, तो उसको जो है ना अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास जो है ना टोटल एसेट टर्नओवर हो जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, तो जनरली द हायर फर्म्स टोटल एसेट टर्नओवर द मोर एफिशिएंटली इट्स एसेट्स हैज बीन यूज्ड। ठीक है ना, जितना ज़्यादा इसकी रेटिंग आएगी उसका मतलब ये होगा कि कंपनी जो अपने एसेट्स हैं ना उनको बड़े इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर रही है अपनी सेल्स को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, उसमें यह है कि जो है ना this measure is probably a greater interest of management because it indicates whether the firm's operation have been financially efficient। वही बात फिर कि जी फाइनेंशियली एफिशिएंट हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम जनरेशन हो रही है उन एसेट्स को इस्तेमाल करके। फ़र्ज़ किया वो एसेट इस्तेमाल हो रहे हैं और उससे जनरेशन जो है ना वो 50% हो रही है, तो इसका मतलब है कि एसेट जो है ना वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे, ठीक है ना, वो कहीं पे लूपहोल्स हैं। ठीक है ना, अगर वो जितनी ज़्यादा हायर रेटिंग आती जाएगी, कंपैरिजन हम देखेंगे कि पिछले सालों में क्या था, अगले सालों में क्या है, अगर वो बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि जो है ना वो एसेट जो है ना वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, प्लांट्स मशीनरीज वगैरह प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रही हैं, जिससे जो है ना क्या कहते हैं वो सेल्स जो है ना वो जनरेट हो रही है। ठीक है ना। अब हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है डेट रेशोज़। डेट रेशोज़ जो है ना वो आपके जो लॉन्ग टर्म डेट्स वगैरह जो है ना उनको डील करती हैं। ठीक है ना। इसमें पहले नंबर पे हम देखते हैं कि डेट पोजीशन क्या होती है। द डेट पोजीशन ऑफ ए फर्म इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ अदर पीपल मनी बीइंग यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट। कि आपकी फर्म के मुनाफा जनरेट करने में आपकी फर्म जो है ना क्या कहते हैं कितना मुनाफा जनरेट कर रही है दूसरे लोगों का पैसा इन्वॉल्व करके, इस्तेमाल करके। दूसरे लोग कौन हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। यानी लोनिंग के ऊपर आपकी फर्म कितना चल रही है, लोन लेके आपकी फर्म उनको इंटरेस्ट पे करके कितना प्रॉफिट जो है ना मैक्सिमम जनरेट कर रही है। द फाइनेंशियल एनालिसिस्ट इज मोस्ट कंसर्न विद लॉन्ग टर्म डेट्स बिकॉज दीज कमिट्स टू फर्म स्ट्रीम ऑफ कंट्रेक्चुअल पेमेंट्स ओवर द लॉन्ग रन। द मोर डेट a firm has, the greater risk of being unable to meet its contractual डेट पेमेंट्स। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जो देख रहे होते हैं, जो रेशो एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो डेट रेशोज़ देख रहे होते हैं, वो उनका जो प्राइमरी कंसर्न होता है ना वो लॉन्ग टर्म डेट्स के साथ होता है कि लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं उनके साथ कंट्रैक्चुअल जो पेमेंट्स होती हैं, हमारी ऑब्लिगेशन जो होती हैं ना वो जनरेट हो चुकी होती हैं। ठीक है ना, हमने इंटरेस्ट पे करने होते हैं और उनको जो है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट्स भी रीपेमेंट करनी होती हैं। तो उनके ऊपर होता है कि क्या ये वाकई इनके पास इतने सफिशिएंट रिजर्व्स हैं कि ये उसको जो है ना वो अपने ऑब्लिगेशंस को, जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस है उनको पे कर सकेंगे, या ये सॉल्वेंसी की तरफ तो नहीं चले जाएंगे या बैंक्रप्सी की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। ठीक है ना। द क्रेडिटर्स क्लेम बिकॉज द क्रेडिटर्स क्लेम मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द अर्निंग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ये भी लाजमी है क्योंकि जो पहले है वो इंटरेस्ट पे किया जाता है अपने क्रेडिटर्स को, उसके बाद जो बैलेंस जो प्रॉफिट बचता है उसको जो है ना वो शेयर होल्डर्स में ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो करंट और जो प्रॉस्पेक्ट है, जो फ्यूचर शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इन रेशोज़ की बेस के ऊपर इन रेशो को एनालिसिस करके वो डिसीजन मेकिंग करनी है कि इस कंपनी में हमने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। वो भी बड़े कीन होते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए कि कंपनी की डेट्स जो है ना वो कितनी हद तक हैं और इसमें कितनी एबिलिटी भी है कि वो अपने डेट को रीपे भी कर सकती है कि नहीं कर सकती। जो क्रेडिटर्स होते हैं और लेंडर्स होते हैं, दे आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द फर्म्स इन डेप्टनेस। ठीक है ना, वो भी इनके जो है ना डेट के मामलात को बड़े कीनली देख रहे होते हैं। तो डेट रेशियो कैन बी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज़ को ऊपर रख के, नीचे जो है ना टोटल एसेट्स को रख के, उनकी फिगर रख के ना उसको डेट रेशियो उसको निकाला जा सकता है। अब इसमें एक और रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय लेंडर्स एंड ओनर्स। ठीक है ना, कि जो उसमें जो है ना क्या कहते हैं इक्विटी जो है वो ओनर्स की तरफ से कंट्रीब्यूटेड होती है, डेट्स जो होते हैं वो लेंडर्स की तरफ से कंट्रीब्यूटेड होते हैं। द डेट इक्विटी रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग लॉन्ग टर्म डेट्स बाय स्टॉक होल्डर इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट्स जो आपकी बैलेंस शीट का पोर्शन है, लायबिलिटी साइड में आ रहे होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में होते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है स्टॉक होल्डर इक्विटी के ऊपर। अच्छा, इसमें वो जो वन लाइनर है वो ये है कि हायर द डेट इक्विटी रेशियो हायर द चांसेस ऑफ ए फर्म टू बिकम सॉल्वेंट। जितना आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि आपकी फर्म के बैंकरप्सी के चांसेस जो है ना उतने ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि आप दूसरों का पैसा उतना ज़्यादा इस्तेमाल करके, अपना पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे, दूसरों का पैसा इस्तेमाल करके, क्रेडिटर्स का पैसा इस्तेमाल करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा इस्तेमाल करके अपने कारोबार को आपने बढ़ाया हुआ है। अच्छा, लेसर द, इसी तरह इसका वाइस वर्सा है कि जितनी डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगी उतने कम चांसेस होंगे कि जो फर्म जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर सके।
ठीक है ना। तीसरे नंबर पे इसकी जो रेशो है डेट रेशोज में वो है इक्विटी मल्टीप्लायर। द इक्विटी मल्टीप्लायर इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज रेशो, इसे फाइनेंशियल लीवरेज रेशो भी कहा जाता है। दिस रेशो प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव मेजर ऑफ ए फर्म्स डेट यूजेज। वो फर्म के जो डेट हैं उसकी यूजेज को जो है ना वो बड़ा ब्रीफली वो बयान करती है कि जी ये जो आपने क्रेडिटर से जो आपने पैसे लिए थे उनका यूज़ आपने कैसे किया है, अयाशी पे तो नहीं उड़ा दिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिए थे, या आपने बिल्डिंग्स की रेनोवेशन पे लगा दिए, ठीक है ना। आपने जो फ्रूटफुल पर्पस था जिससे कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड हो सकता था, कोर बिजनेस, उस पे लगाए हैं, या एम जो है ना गाड़ियाँ खरीद ली हैं, ठीक है ना, और जो है ना क्या कहते हैं आपने फर्निशिंग कर दी है अपने ऑफिस की, इससे नहीं, ठीक है ना। कोर बिजनेस पे आपने कितना खर्चा किया है। इक्विटी मल्टीप्लायर रेशो डिस्क्राइब्स वेदर द एसेट्स ऑफ ए फर्म आर कंट्रीब्यूटेड बाई ओनर्स इक्विटी आर बाई डेट, ठीक है ना। उसमें इक्विटी मल्टीप्लायर रेशो हमें बताती है कि ये जो एसेट्स हैं कंपनी के ये किसकी तरफ से कंट्रीब्यूट हुए हैं। ये जो ओनर्स हैं उन्होंने अपनी इक्विटी से इनको परचेज किया है, एक्वायर किया है, या आपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आपने लोन्स लिए हैं, डेट्स लिए हैं, उनके जरिए आपने इनको परचेज किया है। इफ द रिजल्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लायर रेशो इज 1, अगर आपका रिजल्ट जो है ना वो 1 निकलता है तो इसका मतलब है कि एसेट्स ऑफ द फर्म जो है ना वो ओनर इक्विटी से आपने एक्वायर किए हैं, ठीक है ना, अगर 1 निकल आता है, ठीक है ना। अगर जो इक्विटी मल्टीप्लायर रेशियो इज ग्रेटर देन 1 इट मींस द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स इक्विटी। एक जो है वो तो ओनर इक्विटी से आएगा, उससे ऊपर जो होंगे वो सारे डेट्स की तरफ से आए हुए होंगे। तो ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो इस चीज़ को भी बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि जी ये कैसे जो है ना ये कंपनी के डेटिंग के जो डेट सर्विसेज या डेट फाइनेंसिंग के मामला जो है ना वो कैसे चल रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो लोग जो है ना वो अपने फैसले कर रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि जी उनको जो डिसीजन मेकिंग करके कि जी इन कंपनी जो है ना इसकी स्टेबल पोजीशन है कि नहीं है। आखिरी जो हमारे जो टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, सरप्लस होते हैं, उसको वो बयान करती है। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो क्या चीज़ है? द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेजर्स द परसेंटेज ऑफ ईच सेल्स डॉलर रिमेनिंग आफ्टर द फर्म हैज़ पेड इट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स। द हायर द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज बेटर। जितना ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना बेहतर होगा। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें मैनेजरियल अकाउंटिंग से शुरू से पढ़ा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इनकम स्टेटमेंट जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना वो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करें तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो बचता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है ना। जो परसेंटेज निकलेगी वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो उसमें दूसरी जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेजर्स द परसेंटेज ऑफ ईच सेल डॉलर रिमेनिंग आफ्टर ऑल कॉस्ट्स एंड एक्सपेंसेस other than interest, taxes and preferred stocks dividend are deducted, ठीक है ना। It represents the pure profits earned on each sales dollar, ठीक है ना। Operating profits are pure because they measure only the profits earned and operations and ignore interest, taxes and preferred stock dividends, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलता है उसमें से जो बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करके, सिवाय उसके इंटरेस्ट के, टैक्सेस के, और जो है ना क्या कहते हैं जो डिविडेंड हम पे करते हैं उससे पहले जो आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना आता है। द हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ प्रेफर्ड, ठीक है ना। तो हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो मार्जिन जो है ना वो प्रेफर किया जाता है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? उसमें यह जो है ना क्या कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना क्या कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी दूसरे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आखिरी इसकी जो है ना अगली रेशो है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। The net profit margin measures the percentage of each dollar sales remaining after all the cost expenses including, ऊपर हमने एक्सक्लूडिंग लिखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इधर इंक्लूडिंग है। इसमें तमाम एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो जाता है, इसमें टैक्सेस भी शामिल हो जाते हैं, इसमें डिविडेंड्स भी शामिल हो जाते हैं, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी शामिल हो जाते हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स भी शामिल हो जाता है। ये सेल से तमाम चीज़ें माइनस करने के बाद जो फिगर बचती है उसे नेट प्रॉफिट
कहा जाता है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, जो फिगर आएगी उसे नेट प्रॉफिट मार्जिन कहेंगे। द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज प्रेफर्ड हाईली, अगर उसकी हाई रेटिंग है, जितनी उसकी हाई रेटिंग होगी उतना अच्छा उसे जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या है? द फर्म्स अर्निंग पर शेयर इज जनरली ऑफ इंटरेस्ट टू प्रेजेंट आर प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। जितनी आपकी फर्म की अर्निंग पर शेयर जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो उसको जो है ना क्या कहते हैं, वो जो आपके करंट शेयर होल्डर्स हैं या आपके प्रोस्पेक्टिव जो शेयर होल्डर्स हैं जो कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं, या आपकी कंपनी मैनेजमेंट है, इन सब के लिए ना बड़ी अहमियत की हामिल होती है। EPS रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डॉलर अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड ऑन बिहाफ ऑफ ईच आउटस्टैंडिंग शेयर। हर शेयर पे कितने पैसे कमाए गए हैं, ठीक है ना, वो अर्निंग पर शेयर हमें बताती है। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट की जाती है? अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। जितने आपके पास जो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स होगी ना, उसको नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास कॉमन और स्टॉक आउटस्टैंडिंग के जो जितने भी आपके शेयर्स होंगे ना, उस पर डिवाइड करके ना वो आपकी अर्निंग पर शेयर जो है ना वो निकल आएगी। वो जितना ज़्यादा होगी उतनी आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद अगली जो है ना वो है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, इसे ROA भी कहा जाता है। द रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स ऑफन कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। मेजर्स द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट इन जनरेटिंग प्रॉफिट्स विद इट्स अवेलेबल एसेट्स, ठीक है ना, कि वो अपने एसेट्स के जरिए कितना प्रॉफिट वो कमा रही है कंपनी, ठीक है ना, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके। द हायर द फर्म्स रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, जितना आपका ROA या ROI ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए फिजिबल है, और उतना ही वो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो प्रोस्पेक्टिव जो शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है ना, जितना ज़्यादा होगा। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स बाय टोटल एसेट्स, ठीक है ना। तो टोटल एसेट्स को जो है ना क्या कहते हैं, उसके ऊपर अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर पे डिवाइड करके ना वो रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की लास्ट जो रेशो है उसे कहते हैं रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। The return on common equity measures the return earned on the common stockholders' investments in the firm. The higher the firm's return on common equity is better, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा इसकी रेटिंग आएगी उतना ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। अच्छा, इसमें यह है कि जो है ना क्या कहते हैं, उसमें यह है कि ये आपको बताती है कि जो जो आपके ओनर्स हैं उनकी जो इक्विटी है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो कितना जो है ना क्या कहते हैं आपका प्रॉफिट जनरेट कर रही है, या कितने उसके जो है ना क्या कहते हैं फर्म को वो स्टेबल कर रही है, ठीक है ना। द रिटर्न ऑन टोटल जो जो है ना क्या कहते हैं इक्विटी, उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। इसको डिवाइड किया जाता है कॉमन स्टॉक इक्विटी से, तो उसकी रेटिंग निकल आती है। इस रेटिंग को जो है ना क्या कहते हैं, जितनी रेटिंग ये ज़्यादा होगी उतना कंपनी को स्टेबल समझा जाएगा, उतना वो अट्रैक्ट करेगी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, और उतना वो जो है ना तमाम मामलात को जो है ना वो देखेगी। बाकी मेरी वीडियो लगता है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अब इसमें जो उसमें जो हमारी दो कंपनीज़ हैं, DG खान सीमेंट कंपनी और मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, इन दोनों का जो है ना वो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। इसमें आप उसको कंपैरिजन के तौर पे देख सकेंगे। इसी से मेरे जो फर्दर कुलीग्स हैं उन्होंने फिगर्स उठा के उससे वो जो है ना इन दोनों की जो है ना वो रेशोज़ कैलकुलेट की हैं, उन रेशोज़ का कंपेरिजन किया है, उन रेशोज़ का एनालिसिस किया है, और इन रेशोज़ के जो है ना वो बार चार्ट्स भी बनाए गए हैं ताकि वो आपको ईजिली अंडरस्टैंड करवा सकें। अगर इसको मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना शुरू करूँ तो ये मज़ीद ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो ये मैं आपको जो है ना वो शेयर कर दूँगा, आप इसमें देख लेंगे। तो मज़ीद मेरे लायक कोई सवाल हो तो मैं अवेलेबल हूँगा, मेरा नंबर आपके पास है पड़ा, तो उसमें जो है ना क्या कहते हैं आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और मेरे से कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। होप यू ऑल फाइन वेल। मेरी तरफ से सबको सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया।